वेलकम टू ईपीएससी लाइव 23 गाइज। आज हमें जेएनयू में जो सूरज तिवारी भाई के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो आज इनसे पूरी स्ट्रगल, पूरी कहानी, पूरी स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट और उन्हें कैसे कैसे प्रिपरेशन किया और इनके जीवन में किसका रोल रहा, तो सब कुछ हम जानेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहे और हमारे चैनल को इसी तरीके से टॉप स्टॉक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले अपना ये बताइए, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और जेएनयू आना और पूरी संघर्ष भरी कहानी जो आपकी स्टार्ट से लेके अभी तक, उसके बाद फिर हम आएंगे कि आपकी बुक लिस्ट क्या रही, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही। पहले अपना जो आपका जीवन संघर्ष भरा रहा है वो आप बताइए। मैं कुरावली मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग कुरावली के ही एक विद्यालय महर्षि परशुराम से हुई है 8वीं तक। फिर 9 से 12 तक मैंने मैनपुरी में SPRL में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। 12वीं में मैं फेल हो गया था, जैसा कि आप जानते भी हैं। फिर मैंने 2014 में अपना 12th कंप्लीट किया यूपी बोर्ड से, स्वामी संपूर्णानंद इंटर कॉलेज, आरामसराय माधिया वेवर से। उसके बाद में घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो पढ़ाई पर इतना फोकस भी नहीं हो पाया और प्राइवेट लाइन में जाने का सोचा कि कुछ काम करते हैं, अपने लिए कमाना है, घर के लिए कमाना है और छोटे छोटे सपनों के साथ में ज़िंदगी शुरू कर दी। फिर घर पे ही मैंने सिलाई का काम सीखा। वो मैंने करीब 4-5 महीने किया। उसके बाद लगा कि यहाँ नहीं हो पाएगा, बाहर चलना चाहिए जी। तो मैं दमनदीप में मेरे भैया हैं सुधीर तिवारी, वो पोस्टेड थे कोस्ट गार्ड में, तो मैं उनके पास गया और दमनदीप में मैंने करीब 1 साल जॉब किया। वो मेरे लाइफ का एक ऐसा साल रहा है कि मैं जानता हूँ मैंने कितनी खूबसूरती से उसको जिया, क्योंकि सपने नए थे, नई जगह थी, नया जोश था, कमाना है। अब तो मुंबई का आ गए हैं तो अब तो शाहरुख खान बन ही जाएंगे, है ना। तो उस टाइप से मैं वहाँ 1 साल काम किया। उसके बाद तो फिर मेरा मन नहीं लगा, मैं छोड़ दिया। मैं बोला कि नहीं, घर वापस चलते हैं। घर वापस आए। घर वापस आने के बाद में मैंने पूजा पाठ का काम होता है वो सीखा और क्षेत्र में काफ़ी अच्छा मेरा था। बहुत लोग मुझे जानते थे, बहुत सम्मान करते थे, पूरे क्षेत्र में मेरा नाम था। ये भी मैंने 1 साल के समथिंग किया। बहुतों के घर बस आए, बहुत से दुआ दे रहे होंगे, बहुत से तो बस सोच रहे होंगे कि बताओ इसने मेरी शादी करवा दी। तो ये कारवां चला। फिर मन नहीं लगा फिर उस काम में। फिर मैंने दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मैंने एक कंपनी में जॉब लिया। यहाँ उससे भी बेहतर था, जितना कि मुंबई में था उससे बेहतर, पूजा पाठ के काम में था उससे बेहतर दिल्ली में हो गया था। तो यहाँ ठीक ठाक चल रहा था। नोएडा में मैं था कंपनी में, आम आदमी की तरह काम करता था। सुबह उठना, खाना पीना, सो जाना, यही मेरी ज़िंदगी का जरिया था। एक दिन अचानक से एक हादसा हो गया। सुबह के 6 बज रहे थे, मैं ट्रेनिंग में था और करीब 6 साढ़े 6 बजे, मुझे टाइम ध्यान नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हुआ। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। आँखें खुली तो अपने आप को ICU में मैंने पाया। एक कमरा है, 4x6 का कमरा, एक बेड, पूरा सफ़ेद सफ़ेद सब दिखा है। सामने एक खिड़की है जिस पे सूरज की रोशनी आ रही है। इधर पाइप लगे हुए हैं, इधर पाइप लगे हुए हैं, माउथ में पाइप लगे हुए थे, हाथ में पूरा सब पाइप लगा हुआ था। आंखें खुली तो देखा ये क्या है, कहाँ मैं हूँ। बहुत सवाल आ रहे थे, कुछ पता नहीं था। बॉडी पूरी अनकॉन्शियस हो गई थी, सिर्फ आंखें ही काम कर रही थी, आंखें और दिमाग। डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स ने धीमे धीमे मेरे हाथ के बारे में मुझे बताया, सीधे हाथ के बारे में बताया, पैरों के बारे में बताया। जानते जानते मेरे मम्मी मुझे आई देखने के लिए, बेहोश हो गए।
और भी मुझे रिश्तेदार देखने आए, वो बेहोश हो गए। मैं वार्ड में मुझे शिफ्ट किया गया। वार्ड में ड्रेसिंग होती थी दिन में 3 बार, और जब ड्रेसिंग होती थी तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा रहता था कि आपको बोला जाए कि आप मगरमच्छ सामने आपको अपना सीरीज का मोमेंट आप देना है। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं आपकी बात। तो मतलब मैं भावुक हो रहा हूँ जो आपकी स्ट्रगल की कहानी सुन रहा हूँ, तो और दिमाग दूसरी तरफ चला गया। जब ड्रेसिंग होती थी तो जो वो साफ करते थे मेरे घाव को, तो पूरे अस्पताल में मेरी आवाज़ गूंजती थी। इतना पेन था, डर था उस समय में कि मैं जानता हूँ मैंने वो 6 महीने कैसे बिताए। 3 महीने तो मैंने हिला नहीं हूँ बेड से। बेड पर ही बस देख रहा हूँ लोगों को। धीमे धीमे गर्दन हिलना शुरू हुई, धीमे धीमे बॉडी हिलना शुरू हुई। 1-1.5 महीने में तो पूरा बॉडी में सेंस आया। धीमे धीमे मेरी इस उंगली में तो अभी तक सेंस भी नहीं आया है। तो धीमे धीमे समय गुजरता गया। मई में मैंने जेन्यू एंट्रेंस की परीक्षा दी, 19 मई और 17 मई को। 20 मई को मैं घर पे गया। 25 मई को मेरा बड़ा भाई था, उसकी डेथ हो गई। जून में रिज़ल्ट आता है तो मेरा जेन्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जेन्यू में सिलेक्शन नहीं होना, भाई की डेथ हो जाना, खुद के साथ ये होना, पूरी फैमिली की हर तरीके से एकदम से कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। बहन का भी भविष्य है, छोटा भाई है, बूढ़े माता पिता हैं, सब कुछ देखना है, मुझे ही देखना है, और मेरे सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार के सिवा, सिर्फ अंधेरा अंधेरा। लेकिन वो जो अंधकार है, अब तो आप मतलब एक पिताजी के जो डीएम कहलाएंगे, तो वो अंधकार से अब बेहतरीन जो रोशनी जली, जो आपने कहा ना सूरज, तो सूरज तब के जला है। अब आगे और अपनी कहानी बताइए। फिर जेन्यू का इसी साल दोबारा से इंट्रेंस हुआ। मैंने दिसंबर के महीने में जेन्यू की परीक्षा दी। जनवरी में रिज़ल्ट आया और जेन्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से एक नया कारवां शुरू हुआ। एक नाम मिला के सूरज तिवारी। उस नाम को बनाने की जिद मन में थी, क्योंकि चुनौतियाँ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई, इतनी सारी चुनौतियाँ थी, और उन चुनौतियों को मुझे सामना करना था। क्योंकि अगर मुझे अगर नहीं रहना होता इस दुनिया में तो मैं नहीं बचता। डॉक्टरों ने मुझे देख के बोला कि कुछ नहीं है, ले जाइए। और आज मैं आपके सामने हूँ, बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। जेन्यू में 2018 में आया। यहाँ से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, और बैचलर्स 2021 में कंप्लीट करके मैंने पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा दी, इसमें मैं सफल हो गया। मैं 2022 में दोबारा परीक्षा दी, जिसमें का परिणाम आपके सामने है। इसी के साथ साथ मैंने एमए रशियन में मेरा सेमेस्टर अभी 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने एमए से जीआरएफ भी अपना रशियन लैंग्वेज में क्लियर किया हुआ है। तो ये मोमेंट मेरे लिए ऐसा है कि लोगों के तो 2 हाथ में लड्डू होते हैं, तो मेरे तो हाथ नहीं है, लेकिन जितने हाथ मेरे साथ में हैं उन सभी में लड्डू हैं। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ 2 लड्डुओं के लिए नहीं, हज़ारों लाखों लड्डुओं को देख कर बहुत खुश। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सूरज तिवारी जी हैं, वो इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा जो जिनका नाम, सूरज तिवारी का नाम ना पहुंचा हो। कोई ऐसे एस्पिरेंट नहीं बचे होंगे जो सीरियस तैयारी कर रहे होंगे। आपका जीवन भरा संघर्ष जो रहा है आपका देखा ना हो। तो आप ये बताइए कि जो आपने तैयारी करने के बाद यहाँ जेएनयू पहुँचे, जेएनयू के बाद सिलेक्शन होता है आपका, जेआरएफ में होता है, उसके बाद फिर आपने यूपीएससी की परीक्षा दी, उसमें भी सफल हुए। जब आपने रिजल्ट बताया अपने माँ को या अपने पिताजी को, आपने अभी बताया कि दर्जी का काम है, तो यानी आपके पिताजी दर्जी हैं, तो वो मूवमेंट कैसा था? वो आपके माँ की आवाज़, आपके पिता की आवाज़, वो कैसी थी?
थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। वो मोमेंट ऐसा मोमेंट है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और आप समझ सकते हैं कि जब किसी पिता को पता लगे कि बस जो आप सोच नहीं सकते वो हो गया है। कल्पना तो हम करते हैं, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लगे रहते हैं, फिर भी उनको परिणाम नहीं मिलता है। उनकी मेहनत में कमी नहीं है, बस मौके नहीं मिल पा रहे, वो समय नहीं आ पा रहा। तो रिएक्शन कैसा था ना, मतलब आपने क्या बोला अपने पिताजी को कि मतलब रिजल्ट बताए कि आपका हो गया, किस तरीके से आपने बोला और वो फिर क्या बोले? उन्होंने बोला कि हमारा को डीएम साहब के पिताजी हो गए हो। उनको थोड़ी देर तक तो शांत रहे वो, तो मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, भगवान का धन्यवाद बोला। गए मिठाई लेके आए, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, मम्मी को फ़ोन किया, उनको भी यकीन नहीं हुआ, वो बैठ गए। उन्होंने 2 बार पूछा कि देख लो एक बार फिर से। फिर उन्होंने भी भगवान को धन्यवाद किया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। पूरे मोहल्ले में मिठाई बाँटी, पूरे क्षेत्र के लोग मेरे घर पर आए, मेरे माँ बाप को सम्मानित किया। बहुत से लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और मुझे गर्व इस बात का कि मैं आज एक भारतवासी हूँ और मैंने अपने देश का नाम जो रोशन किया, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और आगे भी चल के, एक तो बस मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ये एक छोटा नमूना साबित हो जाए। मतलब इससे कुछ और आगे करेंगे। मैं इस पर एक शेर बोलना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जो आपका रिजल्ट रहा है वो कारवां ही है। मतलब जो आप देखें तो आपने तैयारी किस तरीके से की? आपने हिस्ट्री मतलब GS1 कहाँ से किया, GS2 कहाँ से किया, GS3 कहाँ से किया, ये पूरी जर्नी बताइए, मतलब प्रिपरेशन की जर्नी बताइए आप। प्रिपरेशन की जर्नी मेरी NCERT से शुरू हुई। इसे मैंने ऑनलाइन पढ़ा पहले। ऑनलाइन मैंने 6 to 12, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे 7 साल का गैप है बीच में, और 12th में मैं फेल भी हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि मेरा बेसिक इतना क्लियर नहीं होगा। तो मैंने शुरू से शुरू किया 2019 में। 2019 में मैंने पहले ऑनलाइन एक बार NCERT की वेबसाइट से मैंने पूरी NCERT पढ़ी 6 से 12 तक। उसके बाद प्रोटेस्ट कैंपस में शुरू हो गया, तो उस माहौल का इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर काफ़ी हुआ। उसमें मैंने लोगों को समझा, लोगों की प्रॉब्लम को समझा कि स्टूडेंट क्या होता है। मैंने स्टूडेंट को समझा कि स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या क्या फेस करता है, किस किस तरह की समस्याएं होती हैं। उस टाइम पे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए थे मेरे। तो वो जो एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया मेरे IAS में। उसी समय पर कोविड आ गया। कोविड 1-1.5 साल चला, बहुत भयंकर महामारी थी, हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई। मुझे बहुत दुख है इस बात का। और बहुत से लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, उनमें से मैं भी एक था। मैं घर पे गया, तो घर पे जाके मैंने देखा कि घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मेरे पिताजी दर्जी का काम करते हैं, अब ऐसे कोविड की महामारी में कपड़े सिलवाने कौन आएगा। तो मैंने एक अलग अपना एक फेज देखा, तो उसने भी मेरे IAS बनने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दिया। देन आए तो NCERT तो कंप्लीट किया ही हुआ था। घर पे गया था तो मैंने ऑफलाइन NCERT भी ख़रीदा, और घर पे जब मैं गया तो मैं ऑफलाइन NCERT लेके गया। तो घर पे मैं जो 8-9 महीने रहा हूँ, तो मैंने एक बार ऑफलाइन NCERT फिर से पढ़ा। तो मतलब मैंने 3 बार जो है टोटल NCERT पढ़ा हुआ 6 से 12 तक। तो जनरली जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो या इकोलॉजी से रिलेटेड हो, अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप उसका आंसर जब भी कर पाएंगे जब आपको इन्वायरमेंट पता होगा कि इन्वायरमेंट क्या है ना। अगर आगे रेफरेंस बुक में तो बायोडाइवर्सिटी बताया गया है, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी है तो इन्वायरमेंट का ही पार्ट ना। हाँ, पार्ट। एंड तो इसी तरीके से NCERT में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, है ना। और
उन कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली पढ़ता रहा। द हिंदू को मैंने फॉलो किया है, और द हिंदू का मेरा पढ़ने का ये था कि मैं पहला पेज तो मैं पूरा ही पढ़ता था, क्योंकि पहले पेज पर बहुत ज़रूरी बातें होती हैं, तो पहला पेज मैं पढ़ता था। उसके बाद में बीच में जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, तो मेरा पॉलिटिकल इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उन न्यूज़ को स्किप मार देता था। बाकी जो एडिटोरियल्स जो भी आते थे उनको मैं ठीक से पढ़ता था, और उनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते थे तो उनको मैं कॉपी में नोट्स करता था। बाकी अगर कोई ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो उसको निकाला और ऐसे अखबार में दीवार की तरफ चिपका दिया। तो इस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। 2021 में पहली बार प्री दिया तो वो नहीं हुआ, लेकिन वो जो माहौल मुझे समझना था कि वहाँ का माहौल कितना कैसा होता है, प्रेशर क्या होता है, कि जिस प्रेशर के साथ में बच्चा जब परीक्षा में बैठता है तो उसके माइंड पे क्या प्रेशर होता है, वो कहना उसके दिमाग में वो 1 घंटे पहले न्यूज़ देख के गया हो, वही सवाल उसके सामने, लेकिन वो कंफ्यूज है कि इसका क्या होगा। बिल्कुल ऐसा लोगों ने मुझे बताया, तो मैं उस प्रेशर को देखना चाह रहा था। मैं पहली बार जब उस हॉल में घुसा तो मैंने देखा कि 5 बेंच पड़ी हुई हैं, उनमें बीच में मेरा था। तो मैं सभी कैंडिडेट्स को देख रहा था, सब के आंखों में डर था कि हम परीक्षा देने आए, सिविल सर्विस की परीक्षा, इसमें पास होंगे तभी आगे जाएंगे, है ना। कि तो अगर उसमें पास नहीं हुए तो फिर आगे कहाँ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे। तो सभी की आंखों में डर था। लेकिन मैं वहाँ आपको हकीकत बताऊँ, मैं वहाँ का प्रेशर समझने गया था कि प्रेशर क्या होता है। और अगर जितना प्रेशर को आप समझने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें कितनी आसान है, कितनी कठिन है। समस्या ये होती है आजकल के बहुत सारे बच्चे, मैं आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि बच्चों ने प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया, या फिर प्रेशर की वजह से किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, है ना। बहुत सारे बच्चे ड्रग्स एडिक्ट भी हो जाते हैं कि प्रेशर बहुत है, पढ़ाई करना है और उस चीज़ में। तो प्रेशर को समझना ज़रूरी है कि प्रेशर कितना है। प्रेशर है, बिना प्रेशर के तो इम्पॉसिबल ही है। प्रेशर है, लेकिन वो कितना है उसको हमें जानना है कि प्रेशर कितना है। हम अगर यूपीएससी पढ़ना है तो हमको पता है ना कि हमारी 8 सिलेबस की किताबें हैं और 20 एनसीईआरटी की किताबें, तो मुझे 28 किताबें हैं। अब इन 28 किताब के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। अब 28 किताबें हैं, अब इन्हीं को पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा पढ़ूंगा कि इन 28 में से कुछ भी आएगा तो वो नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं 28 किताबें पढ़ रहा हूँ तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में 28 किताबें होनी चाहिए। उसके आगे मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके आगे की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ही नहीं। हाँ सही है। मुझे सिर्फ 50 नंबर चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी का रिजल्ट हमेशा 50% पे टॉप डिक्लेयर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो 100 नंबर के लिए मैं क्यों भागूँ? मुझे 50 चाहिए, मैं 50 के लिए मेहनत करूँगा ना, 50 लेके आऊँगा। और मेरा पहला स्ट्रेटजी मैंने यही बनाया। जब मैं घर से वापस आया और प्री का एग्ज़ाम देने के बाद में पहले मैंने रेफरेंस बुक थे, रेफरेंस बुक में पॉलिटी तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई बच्चा अगर उसको रियल में मुझसे अगर इंस्पिरेशन हुआ है कुछ भी, अगर वो थोड़ा सा भी अगर वो सीरियस हुआ है मुझे देख करके बस पढ़ना है, तो मैं उसको यही बोलूँगा कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ो, लेकिन छोड़ो कुछ भी नहीं। एक बार रीडिंग ज़रूर पूरा मार लो। रीडिंग मारने के बाद में जो रेफरेंस बुक है पॉलिटी से शुरू करो, क्योंकि संविधान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको, चाहे आप नागरिक हो या आप सिविल सेवा अधिकारी हो, आपको संविधान की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, है ना। तो संविधान अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप 30% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिर्फ अकेली पॉलिटी से। क्योंकि जो भी सवाल बनेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो सोसाइटी के हों, चाहे वो लॉ के हों, तो इन सभी के सवाल पॉलिटी से ही रिलेटेड करते हैं। पॉलिटी का अगर आपका संविधान तैयार है तो आपका 30% मटेरियल तैयार है। उसके बाद में इकोनॉमी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, दीज आर द 2 पिलर्स, मेन पिलर्स। तो ये आपके तैयार होने चाहिए। इकोनॉमी के लिए मैंने जनरली मैंने
यूट्यूब से ही वीडियोस जो पड़े हुए हैं, टॉपर्स के वीडियोस हैं, और कुछ टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल देते हैं फ्री में, मैंने उनके वीडियोस को फॉलो किया और उन्हीं के जो उन्होंने नोट्स बताए मैंने उन्हीं को फॉलो किया। फिर हिस्ट्री के लिए जो बिपिन चंद्रा आती है मैंने उसको पढ़ा। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, मैंने उसको पढ़ा। और भी जो रेफरेंस बुक जो रही, मैंने एक पूरा टारगेट सेट किया था कि पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैंने पॉलिटी को दिया, फिर मैंने इकोनॉमी को दिया, उसके बाद में मैंने इन्वायरमेंट को दिया, क्योंकि इन 3 से 30 सवाल हर साल प्री में आते हैं। मैंने प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लगाया है। 15 ईयर्स के क्वेश्चन शायद मैं आंखें बंद कर लूँ, आप मुझसे पूछिए तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% बता सकता हूँ, लेकिन 99% तो मैं बता ही सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था तो इसका ये आंसर है। तो प्रीवियस ईयर आपका अच्छे से होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, उनको बताना क्या है। वो पूछेंगे कि मटर और हम बताएंगे कि अदरक है, तो बिल्कुल डिफरेंट कंफ्यूजन यही है ना, समस्या यही आ जाती है कि बच्चों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है ना। और यही दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी। एक आईएएस अधिकारी के अंदर समझ होनी चाहिए। उनको स्पेशल एग्जाम के लिए उन्होंने स्पेशल कैटेगरी एग्जाम ऑलरेडी रखे हुए हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आप एमबीबीएस कीजिए। आपको इंजीनियर बनना है, आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है। हर फील्ड के लिए अलग अलग सर्विस है, स्पेशलाइजेशन है सबका। लेकिन अगर आपको आईएएस बनना है तो इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? सिर्फ समझ, कि आप चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं। आप चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं। देन जब आपकी समझ एक बार हो जाएगी, आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, रेफरेंस बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके अच्छे से लगे होने चाहिए। फिर आप किसी भी कोचिंग के जो मॉक टेस्ट होते हैं प्री के लिए, आप मैंने उनको फॉलो किया और उनको मैंने लगाया। ये मैंने प्री से 1-1.5 महीने की मेरी स्ट्रेटजी थी। 1.5 महीने पहले मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना था जो पढ़ने वाला था। उसके साथ साथ मैंने 1.5 महीने पहले से मॉक देना शुरू किए। एक मैंने टाइमिंग बनाया कि मुझे 9 बजे एग्ज़ाम देना है, 9 बजे मुझे जीएस देना है, 2 बजे सीसेट देना है। तो मेरा डेली का मैंने ऐसा रूटीन बनाया था कि सुबह 9 बजे मैं अपनी सी टेबल पर बैठता था और एक पेपर मुझे 2 घंटे में सॉल्व करना है। हाँ, बस कैसे भी करना, लेकिन करना। हाँ, और मैं 100 के 100 क्वेश्चन को टिक मारता था और वो मुझे मार रहा था। उसमें मैं अपना एक्यूरेसी चेक करता था कि मेरा कितना एक्यूरेसी आ रहा है, मैं सही कितने मार रहा हूँ। शुरू में ये नंबर 5 से 6 में था, फिर धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट हुआ और जिस समय मैंने प्री दिया तो उस समय पर मेरा जो एक्यूरेसी जो रेट था वो 30 to 35 मेरा आने लगा। तो ये आपका अगर इतना रेट आता है तो मेरे हिसाब से कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया इसमें। बाकी जिसको जितना चाहिए उसको अपनी समझ से उतना अपना एक्यूरेसी रेट करना चाहिए। देन मेंस के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10 साल के लगा लो, 15 के अगर ज़्यादा भी हो रहे हैं, 10 साल के प्रीवियस, लेकिन उनमें जो सवाल हैं वो एक भी नहीं छूटने चाहिए। उनके सारे सवाल कम से कम नहीं तो आप 3 बार लिख के, याद मत करो, सिर्फ लिख के उनके आंसर्स बना लो जैसा आप वहाँ लिखना चाह रहे हो। यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें 2 पेज 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज में आंसर लिखना होता है और 15 नंबर के क्वेश्चन में 20 नंबर में शायद 4 पेज होते हैं, 15 नंबर में 3 पेज होते हैं, जैसा कि मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 10 नंबर में मुझे 2 ही पेज में लिखना है, 100 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है या 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो ये कैसे लिखें, तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक है, आपको टॉपिक समझने के लिए आप प्रीवियस पेपर को यूज़ करिए। आपका जो ऑप्शनल है उसको उसके भी सेम 15 साल के पेपर निकालो और उसके भी सारे पेपर के आंसर लगा लो। अगर आप इतना करते हैं तो आपको मोर देन इनफ। देन इंटरव्यू के लिए आपकी पर्सनालिटी है। आप एथिक्स के लिए जो भी आप किताबों में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बस उसको अपने अंदर उतार लीजिए। एथिक्स का सिंपल रूल ये है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी किताबों में लिखी नहीं होती। किताबों में तो सिंपल सा लिखा है ईमानदारी है कि आप चोरी मत कीजिए, ये ईमानदारी है। लेकिन आप रियल में ईमानदार हैं या नहीं है, ये आपका व्यक्तित्व बना देता है और इंटरव्यू में आपका ये देखा जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली
फॉलो करते रहना है। जब आपका इंटरव्यू का टाइम हो तो उस समय पर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस समय आप लोगों से बात कीजिए, लेकिन न्यूज़पेपर का एक भी अक्षर मत छोड़िए। नहीं समझ में आ रहा ना, शुरू से लेके एंड तक एक एक लाइन आप सिर्फ रीडिंग मार लीजिए। 1.5 घंटे, मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते थे, और मेरा जब इंटरव्यू का टाइम था तो मैंने पूरा न्यूज़पेपर फॉलो किया। और इस बीच में तो मैंने 2 न्यूज़पेपर लगा लिए थे, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू दोनों को ही फॉलो करता था इंटरव्यू के टाइम पे। और इस बीच में मेरा बस यही काम था कि मुझे 3 से 3.5 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर में देने हैं। बाकी का दोस्तों से मिला, प्रोफेसर से मिला, सबसे बात किया। मैंने इस तरीके से अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया, इंटरव्यू दिया और उसका रिजल्ट आपके सामने। इंटरव्यू में मतलब किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए कि आप डिसेबल हैं? इंटरव्यू के सवाल बहुत सिंपल थे। इंटरव्यू के सवाल मेरे ज़िले से रिलेटेड थे, मेरे प्रदेश से रिलेटेड थे, और मेरी रशियन भाषा से और JNU से, इन्हीं सब, और मेरे निजी जीवन से सवाल थे। और मुझे पता भी था कि पूरा इंटरव्यू क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड है मैं उन्हीं पे हो रहा है, तो उन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछे। तो चेयरपर्सन ने आपको क्या बोला कि मतलब? चेयरपर्सन ने मुझे आखिरी में थैंक यू बोला, बेस्ट ऑफ लक बोला। वो काफ़ी खुश थी जब मैं बाहर निकला, और सभी पैनल मेंबर बहुत खुश थे। सभी ने मुझे बधाइयाँ दी और बोला कि उम्मीद करते कि आप आपके प्रोफेशन में बहुत कुछ अच्छा करें। ओके, तो गाइज ये रही इनकी संघर्ष भरी कहानी, यानी कि गांव से लेकर एक दर्जी के काम से मतलब करने से लेकर JNU तक आना, उसके बाद UPSC में सिलेक्ट होना। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। और इसी तरीके से हमारे टॉपर स्टॉक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो लास्ट मैसेज UPSC एस्पिरेंट को क्या होगा जो 28 तारीख को पेपर है? लास्ट मैसेज। डरना नहीं है, बस जो समझ में आए वही टिक करना है, नेगेटिव टिक नहीं करना है। जो नहीं आ रहा छोड़ दो उसको, ज़रूरी नहीं है सबको सब कुछ आए, और ज़रूरी नहीं है कि इस बार ही हो जाए। सब्र बहुत ज़रूरी होता है, तो सब्र के साथ में देना चाहिए। और फतेह तो मिलनी है, क्योंकि फतेह बनी ही इसीलिए कि मिला जाए, ताज बना ही इसीलिए कि सर पे रखा जाए। जी। बस अपने सर का साइज उसके बराबर बनाना होता है। तो बस सभी लोग तैयार रहिए, ताज सभी का रखा हुआ है, और बस अपने सर को उस ताज के काबिल बनाना है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आज आपके माध्यम से मेरी बातों को सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, तो मेरा यकीन है कि वो भी एक दिन मेरे ही जैसे और मुझसे भी बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा। मेरी यही दिल से तमन्ना है, और मेरा तहे दिल से सभी को, आपके चैनल वालों को और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व है कि मैं एक भारत माँ का बेटा हूँ, और मुझे आज भारत का नाम रोशन करने का मौका मिला, JNU का नाम रोशन करने का मौका मिला, मेरे CRS सेंटर का नाम रोशन करने का मौका मिला। मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी थैंक यू बोलना चाहूँगा। JNU के सिर्फ CRS के ही प्रोफेसर्स नहीं, अदर सेंटर्स के प्रोफेसर्स ने भी, लिंग्विस्टिक की मैम है संदेशा रुपया, मैंने उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू के बिल्कुल एंड टाइम में मुझे किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है, किस तरीके से बोलना है, इस चीज़ का मुझे गाइडेंस दिया, उनका मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और इससे मेरा जो हौसला है जो पहले था उससे कई लाख गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब तो मैं चांद पे भी जा सकता हूँ। कम है। हाँ, तो आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।